हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो भारत सरकार की कंपनी है, इसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट करने के लिए। अब ये जो कंपनी है भारत सरकार की है, तो ऑब्वियसली यहाँ जो जॉब होगी वो गवर्नमेंट जॉब ही होंगी। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन हर एक गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगा। तो कर लेना जल्दी। अब जानते हैं डिटेल्स में इस नोटिफिकेशन के बारे में। ये जो 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है, इसमें से 100 जो है स्पेशलाइज कैटेगरी के लिए, मतलब स्पेशलाइज डिसिप्लिन है, कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए है। और बाकी जो है 100 वो जनरल कैटेगरी, मतलब उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, नॉर्मल ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेशलाइज कैटेगरी के आप देखो, ये जो डिवीजन, ये जो अलग अलग डिवाइड कर रखा है पोस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स, डेटा एनालिटिक्स, लीगल, ये डिपार्टमेंट है। और बाकी साइड में जो दिया हुआ है ये वैकेंसीज दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ जो है, ये देखो, ये टोटल जो 100 वैकेंसी मैंने बोला था स्पेशलाइज कैटेगरी के लिए, ये दिया हुआ है। और बाकी जो 100 है, बाकी जो 100 है वो आपका नॉर्मल कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल, जो जनरल बिना स्पेशलाइजेशन की, क्योंकि जो स्पेशलाइज पोस्ट अभी अभी आपने देखा है, सभी में अप्लाई करने के लिए आपका स्पेशल, मतलब स्पेशलाइज्ड डिग्री होना चाहिए। लेकिन जो जनरलिस्ट, ये जो आप देख पा रहे हो जनरलिस्ट, टोटल वैकेंसी 100, बाकी जो नॉर्मल कैटेगरी के लिए इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए आपको। आप अगर सिंपल ग्रेजुएट होंगे तो भी काम चल जाएगा। तो आप ये देखो, जनरलाइज्ड टोटल वैकेंसी जो है वो 100 है, ठीक है। अब यहाँ जो है ये स्पेशलाइज कैटेगरी के लिए एससी में कितने डिवाइड कर रखा है, मतलब पोस्ट कितने हैं रिजर्व एससी में, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कितने हैं, ये टोटल 100 वैकेंसीज को कैसे डिवाइड कर रखा है। जनरलिस्ट मतलब जनरल कैटेगरी के जो वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी इन द सेंस मतलब उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, जनरल कोई भी वर्क दिया जा सकता है। तो ये इसका जो जो 100 पोस्ट है, इसके पोस्टों की जो वाइफर्केशन है ये पूरा दिया हुआ है। ये 100 को कैसे डिवाइड कर रखा है, अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। अनरिजर्व के लिए यहाँ 40 है और यहाँ स्पेशलाइज में अनरिजर्व के लिए 41 है, ठीक है। अब अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हो तो ये देखो आपके सामने है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपका बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स, SC ST के लिए 5% डिडक्शन है मार्क्स में, या एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो है, इसके अलावा आपको और ME MTech इन एनी डिसिप्लिन, और इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट या फिर PGDM इन रिस्क मैनेजमेंट चाहिए होगा। तो ऐसे ही सारे पोस्टों के लिए देखो, ये इधर आपका क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ये ऐसे ही सारे पोस्टों के लिए अलग अलग पोस्ट, मतलब रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट्स है वो दिया हुआ है। फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, ICWA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब चाहिए। या फिर बीकॉम विद 60% मार्क, SC ST के लिए 5% डिडक्शन है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर MCOM फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप सिंपल बीकॉम है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में है, ये आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। तो ये सारे पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। डेटा एनालिटिक्स जो है, इसमें BTech चाहिए, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या IT में ग्रेजुएट इन स्टेटिस्टिक्स में अगर ग्रेजुएट हो, या डाटा साइंस या एक्चुरियल साइंस में हो तो 60% मार्क्स के साथ, या 55% SC ST कैटेगरी से। तो ये सारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, ठीक है। ये लीगल का है। अब आते हैं, ये देखो स्पेशली जर्नलिस्ट फॉर्म, जर्नलिस्ट कैटेगरी के जो है, ये आप देख सकते हो जर्नलिस्ट कैटेगरी के, ये जो है सॉरी, क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ है इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो, उसमें से अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 60% मार्क्स के साथ, और 55% मार्क्स SC ST कैटेगरी के लिए, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि डिग्री है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के क्या काम है। हाँ, अगर आपका डिग्री में 60% मार्क्स नहीं हो, 40%, 45% मार्क्स हो, कम मार्क्स हो, मतलब 60% से कम, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स 60% से ज़्यादा, तो उससे काम हो जाएगा आपका। पोस्ट ग्रेजुएशन ही आपको हेल्प करेगा। मतलब ये है, डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें भी देखा जाएगा मार्क्स 60% से ज़्यादा आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। एज का क्राइटेरिया जो है वो 21 से 30 साल के बीच आपका एज होना चाहिए। 30 सितंबर 2024 ये डेट जो है, इस डेट को काउंट किया जाएगा कि आपका एज मैक्सिमम 30 साल के अंदर तो है ना। अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो।
अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो या अदर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन का टेबल आप देख सकते हो। SC/ST के लिए 5 इयर्स का है और जैसे OBC के लिए है 3 इयर्स का, ये पूरा है। SC/ST के लिए 5 इयर्स, मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, लेकिन आप अगर SC/ST से बिलोंग करते हो तो 5 साल और ज़्यादा मिल जाता है, मतलब 35 इयर्स तक आपका आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एज 30 सितंबर 2024 तक आपका एज मतलब 35 इयर्स होता है तो आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप कैलकुलेशन कर लेना। बाकी जो है OBC का ये दिया हुआ है रिलैक्सेशन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, अलग अलग रिजर्वेशन क्राइटेरिया है जो आप देख सकते हो नीचे। ये देखो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं तो मैक्सिमम वैकेंसीज साउथ और वेस्ट जोन के लिए है। कम वैकेंसीज जो है वो है नॉर्थ और ईस्ट के लिए है। हाँ, यहाँ इस नोटिफिकेशन में कोई ऐसे डिस्क्लोज नहीं किया गया कहाँ कितने पोस्ट है, लेकिन ये बताया ज़रूर गया है कि वेस्ट और साउथ में ज़्यादा पोस्टें होंगी। तो इसीलिए आप माइंडसेट बना के रखना कि अगर सिलेक्शन होता है तो हो सकता है वहाँ भी पोस्टिंग हो। तो एप्लीकेशन फ़ी बता दूँ आपको, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको जो फीस पे करना होगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है 250। आप सेकंड इसमें देख सकते हो SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ PSGI, ये सब कंपनी मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसके अगर एम्प्लॉयज़ आप होते हो तो आपको जो फीस है, जो ऑनलाइन फीस है, वो आपको देना पड़ेगा, वो 250 प्लस GST। ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हो और आप बाकी रेस्ट अदर कैटेगरी, मतलब ये हो गया कि अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको जो है अनरिजर्व या फिर अदर जो कैटेगरीज हमने पहले डिस्कस कर रखा था, तो इसके लिए एप्लीकेबल फीस जो है वो 1000 रुपीज़ प्लस GST है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी और 5 नवंबर तक चलेगा, मतलब लास्ट डेट है 5 नवंबर। उससे पहले आपको फॉर्म फिलअप करके और जो एप्लीकेबल फ़ीस है वो ऑनलाइन फ़ीस जो है वो पे कर देना है। फ़ीस के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। आपको जो कॉल लेटर है टेस्ट के लिए वो 10 दिन पहले आएगा, एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले। एग्ज़ाम डेट है 14 दिसंबर 2024। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये लास्ट जो लाइन लिखा हुआ है, ये लास्ट नीचे 14, ये एक टेंटेटिव डेट है टेस्ट के लिए। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, क्या है सिलेक्शन का बेसिस। जो टेस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है। तो टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, इसके लिए स्पेशलिस्ट कैटेगरी की जो 100 ओपनिंग्स है, अलग अलग कैटेगरी हमने डिस्कस किया था शुरू में, तो उनके लिए जो है ये है इनका सिलेबस। मतलब रीजनिंग से जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे और 20 मिनट ड्यूरेशन होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये सारा अलग अलग देखो, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, एन एडिशनल टेस्ट टू एसेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलीवेंट डिसिप्लिन। आप जो स्पेशलाइज कैटेगरी में, इसमें अलग अलग डिवीजन हमने दिखाया था कि या डिपार्टमेंट कह लो, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो 100 वैकेंसी, स्पेशलाइज कैटेगरी की जो 100 वैकेंसीज जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में बाइफरकेट कर रखा है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या उस डिपार्टमेंट पे आप अगर अप्लाई करते हो तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो ये जो दिया हुआ है ना, एन एडिशनल टेस्ट टू एसेस टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलीवेंट डिसिप्लिन। मतलब आप अगर लॉ में लॉ अगर सिलेक्ट करते हो, लीगल प्रोफाइल वो अगर सिलेक्ट करते हो, उसका एग्ज़ाम अगर देते हो तो आपको इसके साथ साथ ये ऊपर जो जितने भी 1 to 5 तक जो टॉपिक है, इसके साथ साथ ये 6th वाला जो है वो लॉ से रिलेटेड ही होगा। तो ऐसे ही जो भी जिस भी स्पेशलाइज डिवीजन को आप सिलेक्ट करते हो या स्पेशलाइज डिसिप्लिन को आप सिलेक्ट करते हो, उससे रिलेटेड 6 नंबर का जो टेस्ट होगा वो होगा। इसमें 60 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क का मार्क्स होंगे, मतलब 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। अब यहाँ जो है 25% मार्क डिडक्शन है एक रॉन्ग आंसर के लिए। अगर मान लो आपका यहाँ ये 25 क्वेश्चन रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन में 1 मार्क अगर गलत होता है तो 0.25% डिडक्ट, मतलब 0.25 जो मार्क्स है वो डिडक्ट किया जाएगा। मतलब 4 गलती करोगे तो 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। ऐसे ही 2 मार्क वाले जो क्वेश्चन है इस पर वैसे ही 25% होगा डिडक्शन, जो 0.5 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो ध्यान से आप इसको आपको देना है। ठीक है, आंसर करना है। अब आते हैं हम नीचे जो आप जनरल कैटेगरी, जनरलाइज्ड जो कैटेगरी, जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी नहीं है, जो आम लोगों के लिए कोई भी नॉन स्पेशलाइज्ड या सिंपल ग्रेजुएट जो है जो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो हर कोई अप्लाई कर सकता है वैसे तो, मतलब
क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन कुछ है नहीं, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें जो आप सिलेबस देख पा रहे हो, इसमें आप देखो रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फिनेंशियल सेक्टर। तो वहाँ भी स्पेशलाइज्ड पहले जो हमने डिस्कस कर रखा है, उससे पहले स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के जो ओपनिंग के लिए जो सिलेबस एग्जाम सिलेबस दे रखा है, अभी जो डिस्कस किया, उसमें भी जनरल अवेयरनेस में आपको यही मतलब था, आपको मिला होगा, आपने देखा होगा, स्पेशल रेफरेंस टू फिनेंशियल सेक्टर। तो जनरल अवेयरनेस, चाहे वो स्पेशलाइज कैटेगरी के एग्जाम आप दे रहे हो या जनरलिस्ट कैटेगरी के, तो जनरल अवेयरनेस जो है फिनेंशियल सेक्टर को ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो ये है जर्नलिस्ट, ये जो ऑनलाइन एग्जाम जर्नलिस्ट हो गया। नॉन स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के जो ओपनिंग्स है, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, ये जनरल काम, कोई भी काम आपको असाइन कर सकते हैं बैंक इसमें कंपनी में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है और ये मार्क्स है। तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 250 मार्क्स होंगे, सबका अलग अलग टाइम दे रखा है। ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपको एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी देना पड़ेगा, वो 30 मिनट्स का होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ये देखने के लिए कि आपका राइटिंग स्किल, सेंटेंस मेकिंग स्किल की मतलब कितना है, कैसा है। ठीक है, द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन विद 30 मार्क्स विल बी ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर राइटिंग का 10 मार्क होगा, ऐसे का 20 मार्क्स होगा। तो इसके ऊपर आपको एक्सेस किया जाएगा। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट या आप फाइनल इंटरव्यू के लिए, जो पर्सनल इंटरव्यू फेस टू फेस जो भी होगा, जो फाइनल अपॉइंटमेंट से पहले जो होगा, उसके लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपका जो क्राइटेरिया सिलेक्शन, आपको जो सिलेक्ट किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना है, इसमें कोई रैंकिंग या कुछ होगा नहीं, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। मतलब जैसे एग्जाम में पास मार्क होता है ना, तो डिस्क्रिप्टिव में भी ऐसे ही जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। पास मार्क अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि 30 में से कितने मिलने पे पास मार्क होगा, 30 में से कितने पास मार्क है, ये डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली एग्जाम से पहले वो डिस्क्लोज कर देंगे कि इतने मार्क्स है। तो 30 में उस जो भी मार्क्स रहेगा उससे ज़्यादा आपको पाना है, क्वालिफाई करना है, तभी जाके आपका जो ऑनलाइन टेस्ट आप दोगे, ये जो आप देख पा रहे हो ऊपर 200 क्वेश्चंस 250 मार्क्स, तो ऐसे तब जाके ऑनलाइन टेस्ट का जो रिजल्ट है वो देखा जाएगा। अदरवाइज आप अगर डिस्क्रिप्टिव में क्वालिफाई नहीं करते हो, तो ऑनलाइन चाहे जितना भी अच्छा हो, वो बिल्कुल देखा नहीं, चेक ही नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेचर। तो ध्यान से डिस्क्रिप्टिव आपको अच्छे से देना है, क्वालिफाई इसमें करना है। ठीक है, जैसे क्वालिफाई करते हो वैसे ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और एक पोजीशन के लिए 3 लोगों को बुलाया जाएगा। तो ऐसे करके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव जो है वो ध्यान रखना, वो रिटन है, लेकिन वो कंप्यूटर में ही आपको टाइप करना है, दैट्स इट, हाथ से नहीं लिखना है। शुरू में 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अगर प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, तो आपको और फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा आपका प्रोबेशन पीरियड। तो 1 साल बाद ही प्रोबेशन खत्म हो जाएगा और फिर आप रोल पे आ जाओगे। गारंटीड बॉन्ड जो है, इसके बारे में हम बता देते हैं। बॉन्ड जो है, यहाँ बॉन्ड एक साइन करना होगा, 5 साल का एक बॉन्ड आपको साइन करना होगा इस कंपनी के साथ। अगर आप मान लो किसी वक्त आप छोड़ के जाना चाहते हो, तो आपको, अगर आप प्रोबेशन पीरियड में होते हो, तो आपको क्या करना है, देखना है कि 1 साल, मतलब मैक्सिमम 1 साल की जो आपकी पे होगी, उतना आपको रिटर्न करना है, कंपनी को रिटर्न करना है। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग खर्चा है उन लोगों की, जैसे ये 35,000 खर्चा है, वो भी आपको देना है। मतलब ये मान लो आप प्रोबेशन पीरियड में अगर छोड़ के जाना चाहते हो, तो आपको ये 35,000 प्लस 1 साल की जो सैलरी है वो उनको दे के फिर छोड़ना है। उसके बाद अगर प्रोबेशन क्रॉस कर जाए, तो प्रोबेशन ख़त्म हो जाता है और रोल पे आ जाता हो, उसके बाद अगर आपको जाना, मतलब छोड़ के किसी भी टाइम आपको बैंक को छोड़ के जाना है, तो आप जो है मतलब एक प्रोपोर्शनेट बेसिस में आपको बोला जाएगा कितने अमाउंट आपको कर देना है। लेकिन दोनों ही केस में मैक्सिमम 1 साल की सैलरी होगी, उससे ज़्यादा सैलरी नहीं होगी पेनल्टी के तौर पे। एक चीज़ और बता दूं, प्रोबेशन पीरियड में किसी भी टाइम आपको बोला जा सकता है, जाने के लिए कंपनी से फायर किया जा सकता है, अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी ना हो। इस पोस्ट के लिए पेमेंट क्या है, आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली 88,000 पर मंथ जो है वो ग्रोस पे दिया जाएगा, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपका सेंटर पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स। इसके बाद भी कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम रिप्लाई ज़रूर कर देंगे।